कल कोशिश किया था, कल तो हुआ नहीं, आज देखते हैं। और रवि तुम्हें किसान भूल तुम दिगदारी होले मुख को दे बुझे पैसा दिगदारी एटाई होबो वीडियो जे नाही मुख को देवा। हाँ दरवाजा बंद करी बही जाओ तुम ओ मानु आई बना এটা लिमिट्स। हाँ लिमिट्स में तो बाकी नहीं है। हाँ, ठीक है, बुक की लिमिट्स बोर्ड लेवल का करवाया गया था तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है, लिमिट्स इस साल हम लोग ऐसे भी एंट्रेंस में कर नहीं पाए। तो लिमिट्स में क्या ना कि जो चैप्टर है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है। ठीक है, मेरा जो कहना है कि डेरिवेटिव तो है नहीं, मगर लिमिट्स में भी जो मैंने साइन एक्स और टेन एक्स वाला जो तुम्हें लंबा लंबा सम कराया वो भी इस बार नहीं आएगा तुम लोग का टर्म वन में, क्योंकि लिमिट्स पॉसिबली ट्रिग्नोमेट्री इस बार हटा दिया गया है और लिमिट्स इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए लिमिट्स अभी हमने बोर्ड लेवल में ही देखा है। चलो एक बड़ा टॉपिक शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा जो चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन बोर्ड लेवल, थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा। क्लास 10 का रिकैप करा। क्लास 10 में तुम लोग क्या क्या करके आए हो? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के आए हो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर एक पॉइंट ए x1 y1 है, एक पॉइंट बी x2 y2 है, तो ए बी का डिस्टेंस जो था रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ तुम लोग ने किया होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं एक समझ थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं। The coordinate of base BC of an isosceles triangle ABCR given by B1, 3 है, C minus 2, 7. Which of the following point can be possible coordinates of वर्टेक्स ए? मतलब एक्चुअली में क्या है कि मैं दो चीज बेटर मानता हूं, या तो स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, उसके लिए मेरे पास वो आईपैड प्रो है तो इसलिए उसमें पंगा नहीं है, वो उसमें बड़े बड़े स्क्रीन है। हाँ, या तो 100% ऑफलाइन, या रिकॉर्डिंग वाला कल मैंने देखा तो 1 घंटा में 5 GB हो जाता है रिकॉर्डिंग। मुझे मालूम नहीं कि कैसे करते हैं बाकी लोग रिकॉर्डिंग इतना अच्छी तरीके से। इतना लंबा रिकॉर्डिंग को तो यूट्यूब में अपलोड ही नहीं किया जाएगा। रिड्यूस तो कितना होता है, मुश्किल से 1/4 रिड्यूस हो पाएगा, तो 1 GB से ज्यादा हो जाता है।
आज मैं हो सकता है फुल फ्लो में नहीं हो पाऊँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं ऑनलाइन भी। आवाज इको हो रहा है। रवि, ठीक है, तुम्हारे पर इको है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें, जो लोग ऑनलाइन है दिख रहा है उनको? हाँ सर। यस सर। दिख रहा है? ठीक है। यस सर। आज थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील कर सकता हूँ, ठीक है। आज यहाँ भी बोल रहा हूँ तो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मगर ठीक है, एक नया चीज है। मैं मतलब कुछ नया करने से पॉसिबली जो प्रॉब्लम। मुझे एक सप्ताह दो, एक सप्ताह के अंदर मेरे ख्याल में एक 10 पॉसिबिलिटी आ जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड करने का। द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस बीसी, तो एक देखो कल एक डाउट हुआ था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी बेस बोला जाता है वो अनइक्वल साइड है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। हाँ, ये मतलब ये मैथमेटिक्स में माना गया है कि जब भी बेस बोला जाता है वो अनइक्वल साइड है। तो कह रहा है कि ये एक ए पॉइंट है, तो क्या मुझे क्या मालूम है, ये क्लास 10 टेबल का समय, ये x, y ले लेता हूँ। b का वैल्यू कितना है 1, 3, c का वैल्यू कितना है -2, 7। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये बेस है तो ये नॉन इक्वल साइड है, तो इसलिए ए बी तो क्या लिखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी नॉर्मली बेस नहीं बोला जाता, मगर अगर बेस बोला जाता है तो हम उसे हाइपोटेन्यूज लेते हैं। देयर आर समथिंग, ठीक है, जिसे हम लोग मान के चलेंगे। तो हेंस ए बी इक्वल टू बीसी का मतलब तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हुआ x -1 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x +2 का होल स्क्वायर y -7 का होल स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर -5x + 1 y स्क्वायर -3 + 6y + 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 + 4y + 4 y स्क्वायर -14y + 49। x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल कर लोगे तो सब कुछ को अगर इस साइड लेके जाऊं तो ये 4x है, 4x और ट्वाइस x ये मेरे लिए 6x देगा, -14y + 6y ये मुझे -8y देगा, प्लस 49 - 49 + 4 53 53 - 9 42 इज इक्वल टू 44 इक्वल टू, कैलकुलेशन सही है देख लो तो 4x 6x नहीं 9 1 10 9 1 10 था और यहाँ पे 49 और 4 53 है, 53 में से 10 गया तो 43, ठीक है। तो सर कैसे निकलेगा, नहीं ए और बी के इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकली मुझे मालूम है कि अगर मुझे बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो ये ज्योमेट्रिकल एक प्रॉपर्टी था कि उसका ये लेंथ और ये लेंथ हर समय क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है ए का तुम्हें एक पॉइंट नहीं मिलेगा, ए का तुम्हें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स मिलेगा। तो आंसर कौन सा होगा, जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार ये भी किया जाता है, पहला समय मैंने ऐसा कराया, ठीक है, कि तुम निकालोगे यू विल गेट एन इक्वेशन, पुट अप करके देख लो, मुझे मालूम है मेरे ख्याल में ए और डी सेटिस्फाई करता है, कल हम लोगों ने किया हुआ था, आंसर आएगा। तो अब बस तुम्हें देखना है कि पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन निकला ना इसे लोकस ऑफ ए क्या कहते हैं, लोकस ऑफ ए, मतलब ए कहां लाई कर रहा है, लोकस ऑफ ए। तो कई बार इसे और एक लैंग्वेज यूज किया जाता है, लोकस ऑफ ए। ये लोकस ऑफ ए का मतलब वो वाला कर्व जहां पे ए लाई कर रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है?
सेक्शन फॉर्मूला। ये भी पढ़ के आए हो, हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये तुम लोग पढ़ के आए हो तो क्या पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर तुम बोलोगे b डिवाइड्स AC इन रेशियो m/n, मगर इस साल तुम दो चीज पढ़ोगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। 10th में पॉसिबली इंटरनल वाला ही था। तो इंटरनल में अगर ये रेशियो करता है तब तुम लोग 10th वाला जो फॉर्मूला लगाते थे कि b इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ c प्लस n टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय m प्लस n। b का मतलब ये अगर मैं x3 y3 ले लूं या अल्फा बीटा ले लेता हूं, अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, बीटा का वैल्यू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो टॉपिक है, मैं बोर्ड लेवल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, बोर्ड लेवल आसान है। एंट्रेंस लेवल में ये बहुत ज्यादा एल्गोरिथम बेस्ड टॉपिक है। मतलब इसमें तुम्हें चाहे ये हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कॉनिक सेक्शन हो, तुम अगर एल्गोरिथम जानते हो तो ये सम लगा दोगे। कॉर्नर ज्योमेट्री हाँ लंबा सम्स आता है, मगर वर्चुअली ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कभी कभी सोचना होता है, यहाँ पे देयर आर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम काफी ज्यादा मिलेंगे सर्कल्स में, तुम्हें स्ट्रेट लाइन में तो मिलेंगे मगर सर्कल्स में ज्यादा मिलते हैं, इसमें उतना ज्यादा नहीं है। तो उसके ऊपर तुम देखोगे कि सम्स को तुम आराम से कर पा रहे हो। मतलब अगर तुम पास्ट ईयर को देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि कॉर्नर ज्योमेट्री में सम्स रिपीट होते हैं। एक टाइप के सम्स को तुम देखोगे कि कई बार आया हुआ है। तो चलो आगे निकलते हैं, ठीक है। ये इंटरनल है। तो सर एक्सटर्नल क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है और बी बाहर हो, मतलब ये एन हो और ये एन, मतलब बी बाहर का पॉइंट है। तुम बोलोगे बी डिवाइड्स AC इन रेशियो m/n, क्या एक्सटर्नली। तब सर फॉर्मूला क्या लगेगा? ये अल्फा बीटा, ये x2 y2, ये x1 y1। तब फॉर्मूला जो तुम्हारा लगेगा वो लगेगा अल्फा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस m टाइम्स ऑफ x1 बाय m माइनस n, बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ y2 माइनस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m माइनस। सर क्यों होता है? क्या इसे इंटरनल में चेंज कर सकते हो? हाँ, ये रेशियो क्या होगा? हो गया, खेला खत्म। अगर ये m माइनस n हो गया तो क्या बोल सकते हो? c क्या बोलोगे? तो c डिवाइड्स ab इन रेशियो क्या m माइनस n इज टू n। क्या आगे छोड़ दो, प्रूफ हो जाएगा ही नहीं। अब क्या करोगे? x1 को किसके टर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा किसके टर्म में जाएगा? x1 और x2 का लिखना है तो, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है, लिखना है। ऑफलाइन के क्लास का अपना एक मजा है, उसके साथ ऑनलाइन मिला दिया जाए तो बेटर। मतलब एज अ होल हमारे जैसे सिंगल टीचर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ अगर मैं मिला देता हूँ तो वो अच्छा होता है। मगर हाइब्रिड वाले में क्या प्रॉब्लम होती है? सुनने में आ रहा है जो लोग ऑनलाइन में हो? यस सर। ठीक है, यस सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर। आगे चलूं? ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले में कई बार एक दो चीजें हैं जो क्लास 9th के आदर्श अग्रवाल में था,
एनसीईआरटी का मुझे नहीं पता है, एबीसी में अगर तुम एक इंटरनल बाइसेक्टर खींचते हो, अगर एक इंटरनल बाइसेक्टर खींचते हो, इफ एएम इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, then BM by MC is same as AB by AC। मतलब अगर C का ऑपोजिट C है, B का ऑपोजिट, तो hence तुम कह सकते हो M divides BC in ratio C is to B internal। C is to B से ज्यादा अच्छा ये मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा है। B AB के रेशियो में डिवाइड होता है और ये AC के रेशियो में डिवाइड होता है अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो वो भी डिवाइड करेगा। अगर AM इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तब भी BM बाय CN जो होगा वो AB बाय AC होगा। इसका मतलब N डिवाइड्स BC इन BN is to CN, मगर इंटरनली नहीं, क्या AB is to AC, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। किसी को लिखना है तो लिख दो फिर। आगे चलूं, बिता दूं ये जो लोग ऑनलाइन में हो। सर वो राइट साइड वाला छोड़ दीजिए। Find the ratio in which the joint of the points 1, 2 and -2, 3 is divided by the line 3x plus 4y is equal to 7। टेंथ में क्यों ऐसा सब टाइम आया करो। टेंथ में क्या करोगे, क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन 3x plus 4y equal to 7। एक पॉइंट A दिया हुआ है कितना 1, 2, एक पॉइंट B दिया हुआ है कितना -2, 3, ये C है। तो क्या कह रहा है AC और CB। तो टेंथ में क्या लेते थे, m/n या λ/1 रेशियो। सर λ/1 लिया। मगर 11th में λ/1 लेना। m/n और λ/n में कोई अंतर नहीं है रे, मगर एक अंतर है, m और n में 2 पैरामीटर्स और λ/1 में एक पैरामीटर है। तो फायदा क्या होता है कि कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हें 2-3 बार लेना होता है। तो अब m/n लोगे, k/l लोगे, p/q लोगे, उससे ज्यादा अच्छा है λ/1 k/1। तो इसीलिए क्या करोगे कि बात तो बराबर है ना रे। तुम अगर m/n ले रहे हो तो मैं इसको m/n/1 लिख रहा हूं, बात बराबर है। मुझे तो रेशियो ही चाहिए ना, तो ये भी रेशियो m/n और ये रेशियो भी क्या है, समझ में आया। तो मैं ये नहीं लिख के ये लिख रहा हूं, तब तो खेला ही खत्म हो गया। अगर तुम डिवाइड करोगे तो C कैसा दिखेगा, डायरेक्टली लिखो ना,
डायग्राम में बहुत कुछ दिखता है, हाँ एग्जामिनेशन में लिखोगे, हाँ जब स्कूल के एग्जाम में आएगा तो सी इक्वल टू कैसा दिखेगा, -2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 और थ्राइस लैम्डा प्लस 2। अब बोलो क्या सी, क्या कोई एडिशनल कंडीशन है, क्या है वो एडिशनल कंडीशन, It lies कोई on एक the एडिशनल line. कंडीशन है क्या, सी कहीं पे लाई कर रहा है क्या, अभी तक मैंने यूज नहीं किया, तो सी कहां पे लाई कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो लाइन में लाई कर रहा है तो वो उसे क्या करेगा, ये तो अंग्रेजी हुआ ना, इसका मैथमेटिक्स क्या है, वो को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, टाइम्स ऑफ क्या है 3 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 7, तो हेंस इससे लैम्डा निकाल लेना, कल हम लोग ने निकाला था 4 आया था, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला कि डिवीजन इंटरनल है, नहीं पता है, यहां से पता चला, लैम्डा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डिवीजन इंटरनल है, लैम्डा अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिवीजन, तो सर क्यों, क्योंकि तुम एक्सटर्नल में क्या लिखते थे, mx1 माइनस mx2, ये नेगेटिव जो है वो इसके साथ आ जा रहा है, कहां पे, -n टाइम्स ऑफ x2 ऐसा, तो लैम्डा क्या हुआ m डिवाइडेड बाय क्या -n, तो इससे क्या मुझे पता चला, इससे एक चीज पता चलता है क्या, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, डिवीजन जो होगा वो इंटरनल है, तो इंटरनल मतलब ये लाइन होगा और ये लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन, ये लाइन ले लो, ये लाइन L है, ये A है और ये B है, और लैम्डा अगर लेस देन 0 होगा तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा, मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, L यहाँ पे कहीं लाई करेगा, प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहाँ पे C होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं।
सर आपका वो माइक आपका म्यूट है। वॉइस नहीं आ रहा है। मैं अनसेटल हो गया हूँ, जानते हो, मतलब एक चीज चल रहा था, मतलब जैसे भी चल रहा था, फिर अचानक ये हुआ। अजीब सा बीमारी है कि वंस वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एवरीथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ये बात भी सही है, ठीक है। ताकि मेरे लिए बोलना आसान हो सकता है, ठीक है, मगर ये चीज ही ऐसा है, ठीक है। रूथलेस बोल है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा ये चीज को, मगर ये चीज है ही है। यू कैन नॉट किल द वायरस वंस, मतलब तुम्हें यही चाहिए कि वी हैव टू डेवलप द इम्यूनिटी। तो चलो आगे चलते हैं। वाह, मतलब मुझे जो लगा है पढ़ लिख के, हाँ ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ, इसका सम बस करने के लिए दूंगा, अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड जो था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता था। तो अगर तुम ए लेते हो, बी लेते हो, सी लेते हो और ज्वाइन कर देते हो पॉइंट एन, तो ये मीडियन है, तो ये इसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसको x1 y1 ले लोगे, इसको x2 y2 ले लोगे, इसको x3 y3 ले लोगे और m का वैल्यू निकाल सकते हो। आदि शर्मा क्लास 10th में था। अगर ये n लेते हो तो ये जहां पे मीट करता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड इसे हर समय 2:1 के रेशियो में डिवाइड, नहीं सॉरी 1:2, 2:1 ही था ना, देखो मैं एकदम मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। 2:1 ही मतलब बेसिक चीज है, 2:1 नहीं है। हाँ, ये x1 प्लस, तभी तो कैंसिल होगा, ये x1 प्लस x2/2 है, ये y1 प्लस y2/2 है, तुम्हारा मेन है ये कैंसिल, ये तभी ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तब ये उससे जी जो आता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। इसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। एक सम कराइए। If a vertex of a triangle is 1,1 and midpoint of two sides vertex is -1,2, then find centroid of the triangle। लिखना है चलिए। ये चलो, क्या दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ है A 1,1, मिड पॉइंट दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया, बी और सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट E दिया हुआ है, पॉइंट F दिया हुआ है।
एक -1,2 है, एक 3,2। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड, बोर्ड लेवल का सम। तो पहले क्या निकाल सकते हो? ए दिया है, ई दिया है, तो क्या निकाल सकते हो? बी निकाल सकते हो। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। नहीं क्या? अगर बी को मैं अल्फा कॉमा बीटा ले लूं तो मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से ई जो होगा वो कैसा दिखेगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब -1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। बीटा या डायरेक्टली बोलो ना, ये 2 है ये 1 है, तो इसे क्या होना चाहिए? 3, ताकि ये 2 है तो बीटा 3 हो गया, तो 2। तो सी डायरेक्टली बोलो ना, क्या होगा? ये 1 है ये 3 है, तो ये मिड पॉइंट होगा 5। ये 1 है ये 2 है, तो ये 3 होना पड़ेगा। तो ए बी सी निकल गया, तो फॉर्मूला तो मालूम है, लगा दे। आया समझ में? देखिए सर हाँ बोल। सर वो इसका फोटो भेज सकते हैं क्या बोर्ड का? सर क्लियरली नहीं आ रहा है, मतलब। इसका फोटो मैं नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि उस मोबाइल से मैं ये कर रहा हूँ। सर फिर से उस क्वेश्चन मोबाइल से रिपीट कर मैं पर्सन रिपीट कर दूं? अच्छा नहीं है, एक बार ये करके देखो, वो ऑटो फोकस तो होगा नहीं। If the vertex of a triangle is 1,1 and the midpoint of two sides for the vertex is -1,2 and 3,2, then find centroid of the triangle. ओ इस वाले में अगर एक प्रॉब्लम है, इसमें मैं पीडीएफ नहीं भेज पाऊंगा तुम लोग को। हाँ, इसे मिटा दूं? तो जो मुझे पता है, लास्ट ईयर बोर्ड लेवल में तुम लोगों का एरिया डिलीटेड हो गया, ठीक है? और इस साल ऐसा नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हम अभी तक हम लोग क्लास 10th में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर तुमको ये एक सम कराना भूल गया, मगर ये मेरे ख्याल में तुम सब लोग ने 10th में किया होगा कि अगर ए तुम्हें सपोज मालूम है 1,2, बी तुम्हें मालूम है 6,8, सी तुम्हें मालूम है -3,5 और ये एक पैरेललोग्राम है और डी निकालना है, बोलोगे कैसे? क्या यूज कर सकता हूँ? मिड पॉइंट्स और डायगोनल पॉइंट्स। दोनों डायगोनल को मिला दूं। और अब ये एम को मैं क्या निकाल सकता हूँ? एम जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी विच इज सेम एज क्या? मिड पॉइंट ऑफ क्या? बोलो। एरिया ए अगर x1 y1 दिया हुआ है, बी अगर x2 y2 दिया हुआ है, सी अगर x3 y3 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ ऑफ मॉडुलस, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, x1 एक्सिस ऑफ ए। अब ऑर्डिनेट में आओगे, बी और सी के ऑर्डिनेट को माइनस करो, y2 माइनस y3 प्लस एक्सिस ऑफ बी x2, सी और ए के ऑर्डिनेट को माइनस करोगे, y3 माइनस y1 प्लस x3, क्योंकि सी का एक्सिस है तो ए और बी के ऑर्डिनेट को माइनस करोगे, मतलब y1 माइनस y। साइक्लिक ऑर्डर में होगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद ए। x1 ए का कोऑर्डिनेट था तो बी और सी का ऑर्डिनेट, x2 बी का एब्सिसा था,
y3 और y1, तो b के बाद c और a का ऑर्डिनेट, c के बाद a और b का ऑर्डिनेट, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चीजें होगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ट्रायंगल दे दूं कि a का वैल्यू 3, -4 है, b का 5, 6 है और c का वैल्यू 3, 2 है, तो इसका अगर मैं तुम्हें एरिया निकालने बोलूं तो ये हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ a का एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 6 - 2 होगा इसका ऑर्डिनेट, प्लस b का एब्सिसा c का ऑर्डिनेट 2 और -4, तो ये 2 + 4 हो जाएगा, प्लस c का एब्सिसा a और b का ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -4 और -6। निकाल के देख लेना, किसी को डाउट है तो बोलोगे। ऑर्डर ये होना लेगा a b c का ऑर्डर। डीपीएस का एग्जाम खत्म हो गया, अब टर्म 1 बाकी है नवंबर को। मिटा दूं, समझ में? होता क्यों है? अगर लास्ट क्लास में डिलीटेड में था तो हो सकता है कि स्किप भी हुआ। x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, बड़ा बेसिक चीज है, मुझे इसका एरिया क्या है। देखो मैथमेटिक्स में ट्रेपीजियम का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ये सब बड़ा आसान है, ठीक है। तो क्या कई बार तुम एंट्रेंस के सम्स को भी देखोगे जब एरिया पूछा जाता है तो क्या इसे कुछ ट्रेपीजियम या रेक्टेंगल वैसा करके कुछ एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया का बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं था रे, उसे 2 ट्रायंगल के टर्म में लेके जाया जाता है। हाँ, तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, नीचे इसे b डैश ले लेता हूं और तब ये पॉइंट हो गया x2, 0 और ये मैं ले लेता हूं a डैश, तो क्या मेरा एक ट्रेपीजियम बना? ये एक ट्रेपीजियम बना। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो c डैश, क्या ट्रेपीजियम बना? अब देखो ये ट्रेपीजियम का एरिया, ये ट्रेपीजियम का एरिया, उसमें अगर ये ट्रेपीजियम के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या रहेगा? ABC रहेगा। समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर एग्जाम में प्रूफ आएगा क्या? उससे मुझे वो थोड़ी ना, ठीक, ट्रेपीजियम से जो एस्टिमेट कर रहा है उस चीज को याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AB डैश A डैश प्लस एरिया ऑफ A डैश C डैश C माइनस एरिया ऑफ BC C डैश B डैश। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था हाफ इंटू लेंथ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा B डैश B प्लस A डैश A मल्टीप्लाइड बाय A डैश B डैश प्लस हाफ इंटू A डैश प्लस C डैश मल्टीप्लाइड बाय A डैश C डैश माइनस हाफ इंटू B डैश प्लस C डैश इंटू B डैश C डैश। अब सबका लेंथ निकाल ही सकते हो ना, B डैश का लेंथ बोलो, ये लेंथ जानते हो? बोलो, क्लास वाले बोलो ना, क्या लेंथ है? ये लेंथ क्या होगा? ये x2 ये x2 y2 है, तो ये लेंथ y2, ये लेंथ सर y1,
y1 y1 और ये लेंथ Sir, x2 minus x2 minus minus छोड़ दो ना, मैक्सिमम तो लिखिए उसमें अभी अननेसेसरी तो पुट अप करके ना सेम आएगा। और सर मॉड जो, अरे ये तो पॉजिटिव आएगा ही ना, ये तो पॉजिटिव आएगा, जब वैल्यू डालो तब नेगेटिव आएगा। याद रखोगे, हाँ इस ये सब चीजों को याद रखोगे जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, एरिया एस्टिमेट करना। दो रवि, मिटा देंगे। स्कूल तुम लोग का ऑफलाइन शुरू हुआ है? नहीं, एक्सटेंशन को तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने बोलूं तो निकल जाएगा। उसे किस में डिवाइड करोगे? दो ट्रायंगल में, इसका एरिया निकाल लेना, इसका और दोनों को क्या कर लोगे बोलो? प्लस कर लोगे, ठीक है। तो इसे अननेसेसरी टाइम को बर्बाद करें, उससे अच्छा है कि कुछ दूसरा सकता है। द एरिया राखी जाए मानो भाई, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5, 2 of its vertices are 2, 1 and 3, -2. The third vertex lies on y is equal to x plus 3. Find the third vertex. जो भी एक्सटेंशन आना तो या तो चल एक्सटेंशन आने दूसरा प्लस मेरा कहना है कि क्लास के लिए मुझे परफेक्ट क्या चाहिए, मतलब मेरा रूम छोटा हो गया है, वरना मैं एक स्टूडियो टाइप का ही बना दूं। ये इंटरफेरेंस ही नहीं करता। नॉर्मल दिनों के लिए छोटा नहीं था, तो उसको मैं डाउट क्लियर करता हूँ बैठ के, और एग्जामिनेशन वाले दिन आधे बच्चे उस रूम में रहते हैं, आधे बच्चे इस रूम में रहते हैं, शूटिंग नहीं हो पाता है तब। तो अभी के लिए ये रूम छोटा हो। चलो आगे चलो, क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स कहीं पे लाई कर रहा है, मुझे बोलोगे हाँ? ए बी सी। ए है 2, 1, बी है 3, -2, सी को अल्फा, बीटा। दो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स में चेंज करना, अंग्रेजी में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया है? यही डिफरेंस है। देखो सीक्वेंस सीरीज पता रहता है क्या करना, दिया रहता है जीपीए, क्वाड्रेटिक दिया रहता है, यहाँ पे लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसे तुम चेंज करोगे, ठीक है। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना? 5। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ, किसी को डाउट है तो बोलेगा 2 ए का एब्सिसा
-2 -b प्लस 3 के साथ बीटा -1 प्लस अल्फा के साथ 1 + 2 इज इक्वल टू 5. This implies -4 minus twice beta plus thrice beta minus 3 plus thrice alpha is equal to 10. So this implies thrice alpha plus beta minus 7 is equal to 10. मॉड हटेगा तो 2 केस आएगा. thrice alpha plus beta minus 7 is equal to plus minus. एक इंफॉर्मेशन आ गया. और एक इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो. It satisfies the equation. C जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, नहीं क्या? तो यहाँ पे एक लाइन है. C जो है वो ऐसा वैसा नहीं है. C एक जगह लाई कर रहा है. कहाँ पे लाई कर रहा है? Y is equal to x plus 3. तो C अल्फा बीटा लाइज ऑन y is equal to x plus 3. तो दिस implies बीटा is equal to अल्फा plus 3. मेक इट नंबर 2. अब सॉल्व जो करेंगे, अब तो सॉल्व करोगे, 2 केस लोगे ना. केस 1 लोगे थ्राइस अल्फा प्लस बीटा -7 का वैल्यू 10 और बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3. सॉल्व करोगे तो मिलेगा थ्राइस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 17. 4 अल्फा इज इक्वल टू 14. therefore अल्फा इज इक्वल टू 14/4 7/2. बीटा का निकाल लेना. केस 2 सेकंड केस लोगे बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3. दोनों को सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम है. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. एग्जाम खत्म. आज मैथ था, कैसे गया? हाँ, क्लास 8 का पेपर बाद में 11th का दिया नहीं. 8 से तो कह रहे 12 नहीं दिया था. चलो कॉर्नर ज्योमेट्री में हम ज्यादा चिंता नहीं करते थे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सीक्वेंस सीरीज ट्रिग्नोमेट्री में 1 से ज्यादा वैल्यू मिलता था. मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी तुम्हें 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, मेरा कहना थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, कि क्यों 2 वैल्यू मिला. क्योंकि लेटर ऑन जब तुम एंट्रेंस लेवल के सम्स करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें एक वैल्यू हटाना पड़े या मल्टीपल चॉइस में तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू है. तो 2 यहाँ क्यों मिला, रीजन क्या है 2 मिलने का? तो जब भी तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, और अगर मैं भी कर रहा हूं, मैं कभी अगर भूल गया बताना, तो तुम मुझे रोक सकते हो कि सर 2 वैल्यू क्यों मिला, बोल दो एक ही वर्टेक्स रहा है. हाँ, वर्टेक्स तो एक ही बोल रहा है. देखो ए और बी फिक्स्ड है, सपोज ए फिक्स्ड है 2,1, बी फिक्स्ड है 3,-2, और कोई एक ऐसा लाइन है. एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस का लेंथ फिक्स है, हाइट तो फिक्स नहीं है, इसलिए यहां पे एक ऐसा सी तुम्हें मिलेगा कि जिसका हाइट रिक्वायर्ड हो. इसका हाइट भी तुम अब निकाल सकते हो यहां से, नहीं क्या? तो 2 क्यों मिला बोलो? क्योंकि सेम हाइट में क्या ऐसा एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और एक क्या और कहीं पे एग्जिस्ट करेगा क्या सेम हाइट में? ये दोनों
ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि इनका बेस सेम और हाइट क्या है, सेम है। सर कौन सा ऊपर वाला कौन सा नीचे, नहीं वो अभी तक मैंने नहीं, वो हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो 2 क्यों मिला, किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ, तो जब भी तुम्हें बेटर है, मैं ये तुम्हें हर समय कह रहा हूं, ठीक है, बोर्ड लेवल में नहीं सोचने से भी होगा, जब भी तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा आंसर मिलता है तो जरा सा टाइम देना कि क्यों तुम्हें 2 आंसर मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली वो क्या दिखा रहा है। बिठा दो, क्लास 11 शुरू करते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन जा सकता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन जा सकता है, एक। मगर अगर मैं तुम्हें बोलूं पॉइंट ए से जा रहा है, क्योंकि मुझे अब सिंगल लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है उसका। हाँ, अब मैं उसमें स्ट्रेट लाइन में आ गया हूं। अब मैं ए से जा रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 30 डिग्री बना रहा है, तब एक ही लाइन होगा। क्योंकि जब तुम इस साइड आते जाओगे तो लाइन एंगल बढ़ते जाएगा, नहीं क्या, और इस साइड आते जाओगे तो एंगल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यूनिक लाइन के लिए तुम्हें एक पॉइंट चाहिए और एक एंगल चाहिए जो किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। नहीं, वाई एक्सिस के साथ बनाने से भी होता, बस फिक्स तो करना होगा, या तो एक्स एक्सिस या तो क्या, वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल है ना, इसे इंक्लिनेशन कहते हैं। तो शुरुआत वहीं से होता है चीजें का, क्लास 11th का, कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। Inclination of the line is the angle which line makes along with, बोलने से डाउट हुआ था, makes along positive direction of x axis। तो अगर एक लाइन है, भले वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में काटे, मगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर की तरह सोचोगे, ये एंगल जो वो बनाता है उसे थीटा कहते हैं। तो अब तुम दो, इसमें भी अब 2 आ सकता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज था, ऐसे जाने से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो इसलिए हटाने के लिए डायरेक्शन भी लिख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज। मगर हर समय थीटा के ऊपर काम करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए सेकंड चीज डेफिनेशन शुरू होता है, उसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो इफ थीटा इज इंक्लिनेशन, जिसका डेफिनेशन मैंने ऊपर दे दिया है, देन tan थीटा, जिसे नॉर्मली m से डिनोट करते हैं, इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। इसका मतलब मुझे बोल दो, अगर ये 30 डिग्री है तो इसका स्लोप क्या होगा, 1/, किसी को लिखना है तो लिख लो। कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ, मगर क्या करोगे ना इस सिचुएशन में। मतलब नॉर्मली मेरा दुर्गा पूजा था, क्योंकि दुर्गा पूजा इस बार लेट है, ठीक है। पीएनसी के अंदर आ जाता हूँ, सर्कल के स्ट्रेट लाइन के बाद मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवाता हूँ। इस साल नहीं हो पाया, हम लोग पीछे, ये खत्म करने में टाइम लगेगा, मगर पेंडेमिक के कारण है थोड़ा सा। आगे निकलूं मैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि वो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस को अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे,
1090 का मतलब 1/0, 10 को क्या लिखते हो? अन, किसी को लिखना है? सर सर हाँ, सर इंफिनिटी नहीं लिख सकते क्या इसको? इंफिनिटी नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1/0 क्या 1/0 ही लिखते हैं, क्योंकि इंफिनिटी भी बोल सकते हो, पर इंफिनिटी बोलने में थोड़ा सा 1090 है तो एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जा रहे हैं, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री से 180 तक लाई करता है, लिख लोगे? हाँ, 0 से 180, मतलब इंफिनिटी में एक प्रॉब्लम है, जरा अगर ध्यान से देखेगा तो इंफिनिटी लिखा रहता है बहुत जगह, मगर हाँ इंफिनिटी में ये प्रॉब्लम है कि 0 किस साइड से जा रहा है, क्योंकि जब तू 0 से 180 के बाद 180 के बीच में बात करता है तो ठीक है, वो 0 से 180 तो पॉजिटिव साइड से ही जा रहा है, इसलिए 0 माइनस होता नहीं है, तो 1090 है ना? हाँ, तो 1090 में तो पॉसिबल है। तो तू किस साइड से जा रहा है? तू फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव साइड से जाऊंगा तो ये प्लस इंफिनिटी होगा, नेगेटिव साइड से जाऊंगा तो माइनस इंफिनिटी। समझ में आया? हाँ सर। तो इस कॉन्सेप्ट के कारण, और नॉर्मली क्या होता है ना कि इंफिनिटी लिख के अलजेब्रिक कैलकुलेशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1/0 लिखना बेस्ट है। आगे चलूं मैं? हाँ तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उनका स्लोप का रिलेशन क्या होगा? बोलो, ये लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लिनेशन कहां से कहां तक होता है। दो लाइन पैरेलल तो उनका स्लोप सर इक्वल होगा। क्लास वाले बंदे भी बोल सकते हो, मैं बस वहीं पे नहीं पूछा। हाँ, क्या था? हाँ सर इक्वल होगा। ऐसा फील हो सकता है, दोनों काम में मेरे पास है स्थिति का, तो एक कान हटा दूंगा, मैं हटाने से पता नहीं। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो एक कान तुम्हारी है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, दो लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल होगा। क्यों? अगर दो लाइन पैरेलल, दोनों दो जिनको भी बोलना है, हाँ ठीक है, दो लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप सेम होगा। तो टू लाइन्स आर पैरेलल, देन m1 इज इक्वल टू क्या? m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो तब स्लोप का खेला क्या होगा? एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो सकता है, ये अगर नहीं है, ये थीटा लेता हूं, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आया? तो ये कितना आया? इसका स्लोप क्या आया? tan थीटा। इसका स्लोप tan 90 प्लस थीटा क्या था? माइनस कॉट थीटा। और अगर m1 इंटू m2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया था? -1। तो हेंस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा? m1 m2 इज इक्वल टू क्या? मगर यही केवल कंडीशन नहीं है रे, एसएसएन रीजन में आ सकता है, क्योंकि साथ में और एक कंडीशन है, एक 0 तो दूसरा क्या? 1/0। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या है? मतलब तुम और एक कंडीशन और क्या बोल सकते हो, अगर एक 0 तो दूसरा कितना? मगर नीचे वाला हम ज्यादा, नीचे वाला हर समय मत सोचते रहना, बस ये दिमाग में कहीं पे रखना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दो मिनट, वो तुम लाइक देखा पाइए से ना हो, ये सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ रेंज किया। हाँ सर। तो खुद करोगे एक बार, ये ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, स्लोप निकाल के जब बताओ तो।
प्रॉब्लम। ए का वैल्यू 4,4, बी का वैल्यू 3,5, सी का वैल्यू -1,-1। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? पाइथागोरस से नहीं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। हाँ, वो तरीका सॉरी स्लोप निकालना सिखाया नहीं, और सॉरी अभी तक तो क्या लेमन एमटी सिखाया। चलो स्लोप निकालते कैसे? तो हम जानते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक लाइन पास करता था, नहीं क्या? तो इसका मतलब अगर दो अलग अलग पॉइंट है, अगर दो अलग अलग पॉइंट है तुम्हारे पास, a x1 y1 और b x2 y2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिक स्लोप होना चाहिए। तो अब स्लोप कैसे निकाले? अगर मैं ये सबको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ये लेंथ अभी तुमने पहले देखा था y2 था, ये लेंथ y1 था, तो ये लेंथ y2 माइनस y1, ये लेंथ सेम लॉजिक से x2 माइनस। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा ही निकालना है ना तुम्हें, तो इसका स्लोप अगर निकालना है लाइन का, तो स्लोप ऑफ L tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 बाय क्या? x2 माइनस x1 bm बाय am। समझ में आ रहा है? सुनने में आ रहा है? हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ये 2 घंटे तक चार्ज रहेगा नहीं, कहना मुश्किल है। नहीं रहने से हो सकता है कि वहां पे डायरेक्टली सुन पाओगे। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू bm बाय am। अब समझ में आया कि क्यों स्लोप tan थीटा के टर्म में डिफाइन। sin थीटा अगर मैं डिफाइन करता तो रूट ओवर आ जाता, आता है ना, एक्सप्रेशन कितना कम्बरसम होता। तो इजीएस्ट एक्सप्रेशन किसका है? tan थीटा का, कि क्या डिफरेंस ऑफ एब्सिसा डिवाइडेड बाय क्या, सॉरी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो इसी चीज को थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2 is y2 minus y1 by x2 minus x1, difference in ordinate divided by difference in abscissa। इसी को लिखना है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो तुम उसका स्लोप निकाल सकते हो। इसका मतलब अब तुम ये मुझे बोल पाओगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है, बस प्रूफ करके तुम्हें दिखाना है। ए बी 3,5 और सी -1,-1। प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ABC फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट पाइथागोरस। विदाउट पाइथागोरस तो निकालना। है क्या? निकाल है। स्लोप ऑफ AB कितना निकला? मैं कहा निकाल। पॉसिबली दुर्गा पूजा के बाद, नेक्स्ट वीक तो ऐसे भी दुर्गा पूजा की छुट्टी है तुम लोगों का, ठीक है? दुर्गा पूजा के बाद चीजें थोड़ा निकला। मैं हाँ बोलो। निकला आंसर निकला, ठीक है। दुर्गा पूजा के छुट्टी है नेक्स्ट वीक में। हाँ, तुम लोगों को मालूम होगा एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, टर्म 1 में। हाँ, और उससे वो बड़ा बोरिंग टॉपिक है। हाँ, मैं उसका एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, नीचे सम्स दे दूंगा,
ठीक है, वो वाले को तुम वीडियो देख के एक बार सीख लेना। तो नेक्स्ट वीक मैं वो एक तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा कि स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लेना। तो उससे टर्म 1 का सिलेबस क्या होगा कि पूजा के बाद एटलीस्ट टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो गया तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन होगा। ये टर्म 1 का, हाँ निकला स्लोप ऑफ एबी कितना है कोई बोलेगा? और किसी का नहीं आया तो बोलोगे हाँ क्या है सर? -1। स्लोप ऑफ नहीं एबी? यस सर। -1 है। स्लोप ऑफ बीसी? सर 3/2। +1। सर 3/2 आया और बीसी स्लोप का। ऑफ एसी? सर बीसी का +1 है 3/2 सर। और AC बीसी 1 का है। 3/2 तो हेंस और क्या एसी मिला? का 1 है। हाँ बीसी 3/2 है ना, हाँ सर। AC 1 है, तो हेंस क्या मिलेगा तब? स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय क्या? स्लोप ऑफ AC -1 हो गया, तो पता चल गया A में 90 डिग्री है, ठीक है? तो बेकार समझा। Find foot of perpendicular drawn from A1,5 to the line joining B -3, -5 and C 5, -6. जो भी हो, आज एटलीस्ट एक चीज अच्छा हुआ है कि ऑनलाइन क्लास हुआ। कमिंग 2 क्लासेस कैंसिल किया गया, एक किया गया। Just शुरू करूं? क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ए दिया हुआ है कितना 1,5, बी दिया हुआ है कितना -3 -5, सी दिया हुआ है कितना 5। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए से जब तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये एम का वैल्यू निकालना है जिसका नाम अल्फा बीटा है, ठीक है? तो स्लोप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 बारी होगा। एक, क्या ये लाइन कोलिनियर है? ये 3 पॉइंट तुम्हें अल्फा बीटा 2 पैरामीटर निकालना है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर 2 पैरामीटर निकालना है तो तुम्हें कितना इक्वेशन चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा, ठीक है? तो 2 इक्वेशन कहां से आएगा? एक यहां से आ जाएगा कि मैं ये जानता हूं कि बी एम और सी जो है वो क्या है। अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ बी एम और स्लोप ऑफ बी सी सेम होगा। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज बी एम का स्लोप बीटा +5 डिवाइडेड बाय अल्फा +3, बीसी का स्लोप -6 +5 डिवाइडेड बाय 5 +3। किसी को डाउट है तो बोलेगा मेक इट नंबर 1। और एक कहां से आएगा? और एक कहां से आएगा? और एक आएगा स्लोप ऑफ क्या एम इंटू स्लोप ऑफ क्या बीसी। कितना होना पड़ेगा? -1। तो स्लोप ऑफ एम कितना है? बीटा -5 डिवाइडेड बाय क्या अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाय -6 +5 डिवाइडेड बाय क्या 5 +3 इक्वल टू -1। छोड़ दूं आगे, इससे एक लीनियर इक्वेशन आएगा, इससे एक लीनियर इक्वेशन आएगा, दोनों को क्या करोगे? सॉल्व। वो तो कर पाओगे ना? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलेगा।
ठीक है, तो हमें पता चला कोलिनियर होने से उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो क्या अगर तुम्हें दो लाइन का स्लोप पता है, क्या उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते। पहले फैक्ट लिखा देता हूं, फिर उसके बाद प्रूफ कर देता हूं। एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slope are m1 and m2 is tan अल्फा, उसके बीच का एंगल है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1। क्यों होता है? यही सर गजब है, सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री किया नहीं और स्ट्रेट लाइन तुम लोग को दे दिया करने के लिए, ताकि ठीक है मैं हम लोग तो बच गए क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले ही कर लिया है। तो इसका प्रूफ में तो प्रूफ टफ नहीं है, मगर सपोज ये स्लोप m1 है और इसका एंगल θ1 है, सपोज ये m2 है, इसका ये θ2 है और इसका स्लोप m2 है, इनके बीच का एंगल अल्फा है, इसे ज्वाइन कर देता हूं, ये एंगल θ2, ये एंगल θ1, तो ये एंगल क्या होगा, तो अल्फा हो गया θ1 माइनस क्या θ2, तो तुम्हें tan अल्फा निकालना है, तो इसका तो फॉर्मूला ही था tan θ1 माइनस θ2, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना tan θ1 tan θ2, तो दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस कितना m1 m2। ओ सर आपने मॉड क्यों दिया, ऊपर तो मॉड नहीं है। हाँ, मॉड इसलिए दिया क्योंकि एक प्रॉब्लम है ना रे, अगर इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है तो हो सकता है कि तुम लोग में से कोई मुझे 135 डिग्री भी बोले, तो फिर ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा यार, सब जगह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एंगल के बाद भी तो आगे बढ़ना है ना, तुम 135 लेके बढ़ोगे, मैं 45 लेके बढ़ूंगा, छोटा सा चीज है, बाद में जाके क्या पता आंसर एकदम अलग आ जाए। तो मॉड लेने से क्या फायदा हुआ, मॉड लेने से फायदा हुआ ये हुआ कि अब तुम केवल एक्यूट एंगल लोगे, ऑब्ट्यूज एंगल वाला बात नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आता है तो ये वाला चीज तुमने अब हटा दिया क्योंकि तुमने मॉड लिया, तो इसलिए मॉड लिया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, तो इसलिए मॉड लेने से ये फायदा होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस। लिखना है तो लिख, आगे चलो। अब देखो दो थ्योरी सेम, लाइन अगर पैरेलल तो उनके बीच का एंगल 0 कब होगा, जब m1 इज इक्वल टू m2। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या आएगा 1/0, मतलब 1 प्लस m1 m2 को 0 आना पड़ेगा, तो m1 m2 का वैल्यू क्या आया -1, मतलब हमने जो वो थ्योरी निकाला और ये थ्योरी निकाला दोनों कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो कई बार चीजों को जब अलग अलग तरीके से करते हो तो इस टाइप से भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे तुम्हें कह रहा है कि इफ प्रॉब्लम, इफ द एंगल बिटवीन two lines is 45 degree and the slope of one of them is half, find slope of another line। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों,
द एंगल बिटवीन दो लाइन दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। एक का स्लोप कितना दिया हुआ है हाफ, इसका स्लोप निकालना है। क्या यूज करोगे कोई बोलेगा फॉर्मूला अभी जो दिया था, तो फॉर्मूला क्या दिया था अल्फा 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय, सुनाई दे रहा है हाँ सर। यस सर। बीच बीच में पूछूंगा रे, क्योंकि मुझे हर समय डर लगता है कि हम बाहर निकल गए क्या, तो मैं अगर बाहर निकल जाऊं तो कनेक्शन का प्रॉब्लम जो होता है। इज इक्वल टू 1/2 माइनस m बाय 1 प्लस 1/2 m इज इक्वल टू tan 45 का मतलब 1 है, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 प्लस m, दो केस लोगे 1 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस m, अगर मैं प्लस वाला लूं तो 1 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू 2 प्लस m, तो दिस इंप्लाइज थ्राइस m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1/3। सेकेंड केस 1 माइनस ट्वाइस m माइनस 2 माइनस m, तो माइनस m इज इक्वल टू -3, तो m इज इक्वल टू 3। किसी को लिखना है तो लिखो। सर हाँ बोल। सर ये दो केस पर आप क्यों निकला सर, वो बता सकते हैं क्या? हाँ वही बताऊंगा। तो दो क्यों निकला, दो क्यों निकला, दो इसलिए निकला क्योंकि ये लाइन दिया हुआ था जिसका स्लोप दिया हुआ है कितना हाफ, कह रहा है इससे कितना एंगल निकलना चाहिए था, तो ऐसा एक ही होगा क्या, दो, इससे दो निकला। दो जो निकला तुम्हें m2 का जो दो वैल्यू निकला, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए क्या होना चाहिए था m1 m2 इज इक्वल टू क्या -1, तो यहाँ पे देखो क्या मिला m इज इक्वल टू कितना -1/3, और दूसरा वाला क्या मिला 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है, हाँ तो वही मिल रहा है। ठीक है, 3 कंसिस्टेंट है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, और बोर्ड नॉर्मली यहीं पे चीजों को ज्यादा इसी में खत्म करता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालोगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक चीज तो हम जानते हैं, क्लास 9 से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें दोनों जीरो ना हो, नॉट बोथ a एंड b इज 0, दोनों जीरो होने से नहीं होगा, ये हर समय एक स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं। ठीक है, तो एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन x and y gives a straight line हर समय। इसे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं, जैसे 2x + 3 जो भी। तो दो तीन स्पेशल लाइन है, जैसे एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कैसा दिखेगा, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कैसा दिखता है, x इक्वल टू लैम्डा जैसा, हाँ या ना, नहीं जल्दी लिखा मैं, पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू लैम्डा, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हर समय कांस्टेंट होगा लैम्डा। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैसा दिखेगा, x इक्वल टू लैम्डा, ऐसा कोई भी लाइन जो कहां से पास कर रहा है लैम्डा कॉमा 0, ये कहां से पास कर रहा है 0 कॉमा लैम्डा से, लिखना है तो लिखो। सर तो बोलोगे सर ये नया चीज क्या, ये चीज तो हम भी जानते हैं,
नया चीज जो जानोगे वो अभी है। सर हाँ बोल। सर वो वेयर बोथ ए एंड बी इज 0 लिखा है ना, वो दिख नहीं रहा मुझे कहीं। नॉट बोथ, नॉट बोथ। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं अब ये बोलूं, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज अब कहाँ पे आ गया ना, ये एसएसएन रीजन में आ गया, समझ में आ गया। अब रीजन तुमको देगा ax plus by plus c is equal to 0 always represent a straight line, abc belongs to r, तो वो गलत है रीजन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने के लिए या तो दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो, ठीक है, होता है, मतलब हमारे जहन में है, तुम भी जानते हो कि 0x plus 0y plus 3 थोड़ी ना लाइन्स, वो तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। मगर होता ही है कि जब हम एग्जामिनेशन में कभी करते हैं तो यही वाले चीजों को हम टिक मार्क कर देते हैं कि हाँ ax plus by plus c। तो ये छोटा छोटा माइनर चीज को ध्यान देना है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आगे चलते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला फॉर्म जो सिखा रहा हूँ उसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through ax1 comma y1 and having slope m. A minus y1 equal to m of x minus। ये x और y वेरिएबल पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन का। जब तुम कोई लाइन, जब तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो 3x plus 4y plus 5 इक्वल टू 0, तो x और y उस लाइन के ऊपर वेरी करने वाले पॉइंट्स होते हैं। हाँ, वो फिक्स पॉइंट नहीं होते, ठीक है। x1 y1 कोई एक फिक्स पॉइंट है और इसका स्लोप दिया हुआ है, तो xy भी मगर लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये हमें मालूम है। तो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ क्या होगा? प्रूफ कुछ सही ना। ए सपोज x1 y1 है, नीचे ले लेता हूं तो डायरेक्टली वो फॉर्म आ जाएगा। ए x1 y1 है और वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं p x, y। तो लेट p x, y लाइज ऑन द लाइन। मुझे वही चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, इसे लोकस भी कहते हैं। मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा लोकस चाहिए जो एक्स वाई सेटिस्फाई करे, अगर वो ये लाइन के ऊपर लाई करे। तो तुम क्या जानते हो? कुछ जानते हो क्या? नाम से ही तो जानते हो क्या? तुम्हें क्या क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? क्या स्लोप ऑफ एपी दिया हुआ है, कितना? y minus y1 divided by x minus। और इसे क्या लिख सकते हो? y minus y1 by क्या? तो हेंस यहां से क्या मिला था? y minus y1 is equal to m times of क्या? खेला था ना, किसी को लिखना है तो लिखो। ये सब आया समझ? फाइंड आउट। जानते हो मेरे लिखने से भी होगा, क्योंकि नॉर्मली कोई नया चीज तो है। मगर ये एक्स वाई क्या, ये समझ में आया ना? एक्स वाई जो है वो क्या है? इस लाइन का कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट। x1 y1 क्या है? इस लाइन का फिक्स पॉइंट। आगे निकलो। प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a1, 2 and having inclination of 30 degree. Straight forward. a1, 2 n का वैल्यू 10, 30 डिग्री, तो कितना है? 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y minus y1 equal to m times of x minus x1, मतलब y minus 2 is equal to 1/√3 times of क्या?
x माइनस में मतलब √3 आया तरीका, वो तो तुम लोग भी कर। आगे निकलो, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म था। सेकंड फॉर्म में आते जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब जनरल फॉर्म के बाद, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, अगर ऑनलाइन में भी जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो बंदे लोग हैं, कहीं पे किसी स्टेप में डाउट है तो बोलोगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं भी आज कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ ना तो वहां पे ना तो यहाँ पे ज्यादा, मैं घूम भी नहीं रहा हूँ आज ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हो सकता है कि चीजें थोड़ा बेटर हो, क्योंकि एटलीस्ट आज 2 घंटा क्लास ऑनलाइन चला। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, equation of line having slope m and y-intercept c is y is equal to mx plus c। किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जब x एक्सिस को जहां पे कट करता है उसे कहते हैं x इंटरसेप्ट, y एक्सिस को जहां पे कट करता है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। अगर ये y इंटरसेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट b कैसा दिखेगा? इसका स्लोप क्या दिया हुआ है? तो भैया अगर स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो ये इससे पहले वाला नहीं हुआ। क्लास में मतलब आगे में फोन के लिए नहीं रखा हूँ ये वाला, एक्चुअली ये मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं ऑनलाइन हूँ, चलो देखता हूँ कि स्टूडेंट देखता हूँ कुछ कर पाए हो तो क्या, क्यों? अरे पॉइंट मालूम है कहाँ से पास कर रहा है, 0,c से। स्लोप क्या है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा दिखेगा? अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूं तो क्या दिखेगा? तो y minus c इक्वल टू x, y इक्वल टू, किसी को लिखना है तो आगे निकलो। इसका सबसे बड़ा यूज, अब जनरल फॉर्म जो लाइन आता है उससे तुम स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। इसे अगर मैं इस फॉर्म में चेंज कर दूं तो क्या कंपेयर करके स्लोप नहीं निकाल सकता? अगर यहां से तुम by को लिखोगे तो ये मिलेगा -ax माइनस c, तो y कैसा दिखा? माइनस cy। तो है ये अगर कंपेयर कर लूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज m इज इक्वल टू माइनस a बाय b, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या? कोएफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब अगर समझ में आया तो 3x
प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होगा? माइनस 3/4। किसी को लिखना है तो लिखिए। दिख रहा है ना? ठीक है, ये फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है। लिख। सर वो स्क्रीन सर सर ब्लैंक आपका हो गया वीडियो ऑफ हो रहा है। वीडियो सर, वो ऑफ हो गया है। ऑफ हाँ, सर आ ऑफ हो गया गया। अभी आ गया। सर आ फिर गया। चला गया। सर आ गया है। ऑफिस बंद, रुक जाओ, हाँ, एक्चुअली आ मैं दूसरे का वाईफाई यूज कर रहा हूँ। सर हो गया है, आ गया है। रवि, कल परसों में मेरा अपना वाईफाई है, वो आ जाएगा। जियो फाइबर के लिए लाइन दिया। ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है ना, इसलिए हो सकता है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है 4 क्लास को मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे अच्छा है कि मैं कोई दूसरा काम करूंगा और वो तुम लोगों को दूं। हाँ, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। A1, 3 B -5, -4 C 4, -3 नंबर। इसके मीडियन का इक्वेशन निकाल पाओगे? और 2 पॉइंट कम नहीं किया, तो मीडियन को तो अभी नहीं निकाल पाओगे। इसका एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल पाओगे? ए से एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल पाओगे? अगर तुम्हें ए से एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है तो तुम्हें 2 चीज चाहिए। क्या क्या? पॉइंट इक्वेशन का निकालने के लिए तुम्हें असल में 2 चीज चाहिए। एक, देखो मैं स्लोप नहीं बोल रहा हूं, मैं हर समय बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए तुम्हें 2 चीज चाहिए। एक चाहिए उसका पोजीशन, नहीं क्या, जो पॉइंट ए देगा, और एक क्या चाहिए होगा उसका डायरेक्शन, जो कौन सा देता है? डायरेक्शन, जो स्लोप देता है। तो जब भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तुम्हें हर समय 2 चीज ढूंढना है। क्या क्या? पॉइंट, पोजीशन और डायरेक्शन। क्या इसका पोजीशन पता है AM का? हाँ। क्या इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो? कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें मालूम है? ये 90 डिग्री मालूम है। 90 और स्लोप के बीच में कोई रिलेशन है? दोनों का स्लोप क्या था? M1 M2 = -1। तो AM का स्लोप नहीं निकाल सकते हो, मगर क्या BC का स्लोप निकाल सकते हो? अगर BC का स्लोप निकाल सकते हो तो क्या AM का स्लोप निकल जाएगा? खेला कर। तो हेंस मुझे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं स्लोप ऑफ BC ले लेता हूं। स्लोप ऑफ BC
-3 + 4 डिवाइडेड बाय 4 + 5 इज इक्वल टू 1/9। अगर ये BC का स्लोप है तो AM का स्लोप कितना आएगा? ठीक है, ये तो माइनस होगा, माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, क्योंकि मुझे मालूम है क्या BC जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AM। तो इसलिए क्या लगाऊंगा M1 M2 इज इक्वल टू क्या? -1। तो फॉर AM क्या क्या चाहिए? मुझे दो चीज चाहिए। तो फॉर AM मुझे दो चीज मिल चुका है। क्या पॉइंट A मिल गया कितना? 1,3। इसका स्लोप मिल गया कितना? -9। तो इक्वेशन ऑफ AM कैसा दिखेगा? कौन सा फॉर्म यूज करोगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब y-3 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या? x माइनस। पुट अप करना है तो कर दो। मैं असाइनमेंट सीट यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी लोग स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट। सर सुनाई नहीं दिया सर, आपने क्या करा? नहीं रुक जा, अभी तो नहीं देगा वो, देगा। मैं 2 मिनट यहाँ पे दूसरे रूम में आ गया। रवि, सीट लगी, वो सीट काली जी सीट, काली सीट लगी वो। हाँ खून काले एटा मैं लो लू और एटा लगी। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ये स्ट्रेट लाइन का सीट है। हाँ असाइनमेंट सीट व्हाट्सएप में मिलना बंद होगा, वो तुम्हें आके कलेक्ट करना होगा। ओके सर। तो स्ट्रेट लाइन का अगर असाइनमेंट, ओरिजिनल असाइनमेंट सीट, पुराने असाइनमेंट सीट मैं कोई एक दे दूंगा, ठीक है? कि हो सकता है तुम लोग में कोई बोले कि सर मैं गुवाहाटी में नहीं हूँ, मैं कहीं नलबाड़ी से क्लास कर रहा हूँ या नौगांव से क्लास कर रहा हूँ, सीट लगी करो या ऐसे ही सकता लिमिट्स ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो बंदा है उसका फोन नंबर तुम्हारे पास है, लिमिट्स और स्ट्रेट लाइन का सीट दिया गया है, वो कलेक्ट कर लोगे, ठीक है? सीक्वेंस सीरीज का तुम लोगों ने एलिवेट वो सब कलेक्ट किया है? नहीं तो क्लास के बाद मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं दे दूंगा। हाँ कौन सा? हाँ GMP उसी में दूंगा। हाँ GMP, क्योंकि GMP में क्या प्रॉब्लम है जानते हो ना? हाँ हाँ GMP अगर किसी को जीरोक्स फॉर्म में चाहिए तो मुझे बोलेगा तो मैं लाके दे दूंगा। हाँ मैं रवि को दे दूंगा या उससे जीरोक्स ले सकते हो, क्योंकि GMP क्या है ना कि GMP मैं क्योंकि सुबह देता हूँ और सप्ताह में 2-3 दिन देता हूँ, तो उसे हम लोग ऑनलाइन ही रखते हैं, GMP को ऑनलाइन रखते हैं। और क्या बोलते हैं, TBS को ऑनलाइन रखते हैं। हाँ GMP और TBS ऑनलाइन रहेगा, मेन असाइनमेंट सीट ऑफलाइन होगा। तो आगे चलते हैं थर्ड वाला, जिसके लिए मैं ये गलती से वो सब मैंने दे दिया था। पॉइंट फॉर्म मैंने तुम्हें नहीं बताया था। पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट भी अगर तुम्हें पता है तो इसका मतलब है तुम्हें लाइन का डायरेक्शन पता है। 2 पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो तुम लाइन को ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम्हें उसका यूनिक स्लोप पता है, y2 - y1 / x2 - x1। इसका मतलब है कि अगर मुझे पॉइंट फॉर्म कहता है कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ax1, y1 and bx2, y2 is y - y1 / y2 - y1 इक्वल टू x - x1 / x2 - x1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। रीजन, अरे रीजन कुछ है। ये A है x1 y1, ये B है x2 y2 और ये पॉइंट P है xy। तो तुमने क्या देखा? A, B और P जो है वो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो क्या होगा? स्लोप ऑफ AB सेम है स्लोप ऑफ AP। AB का स्लोप AB का स्लोप y2 - y1 / x2 - x1। AP का स्लोप y - y1 / x - x1। तो दिस इम्प्लाइज, थोड़ा सजा के लिखोगे तो y - y1 / y2 - y1
x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। किसी को लिखना है तो लिखिए। Just चलो समकाने का मध्यम में मिला एंगल बाइसेक्टर का वो तो हो नहीं पाएगा, अभी तो कुछ और करें। B2,3 C -5, -6। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालो, निकाल लोगे? मीडियन तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि m जो होगा वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो m कैसा दिखेगा? तो 2 माइनस m जो होगा वो कैसा दिखेगा? b प्लस c बाय 2। तो m कैसा दिखेगा? 2 माइनस 5 माइनस 3 बाय 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 बाय 2। तो अगर तुम्हें m पता चल गया, a पता चल गया, क्या बोलते हो, निकाल लोगे इक्वेशन? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ am y प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय 2। टीबीएस में एक सम दूंगा, हाँ, क्योंकि वो सम मुझे मिला नहीं है। अगर एंगल बाइसेक्टर निकालने बोलता तो निकाल पाते? हाँ या ना? इसी में अगर मैं एंगल बाइसेक्टर निकालने बोलता, क्या आज कोई थ्योरी दिया है? सर हाँ, सब वो रेशियो वाला। यहाँ भी निकालने का जरूरत नहीं है। हाँ, ए बी का लेंथ निकाल लेना। जैसे यहाँ पे क्या निकला, तभी लेता हूँ 6 माइनस 6 माइनस 2, तो 64 प्लस माइनस 5 माइनस 1 36। तो क्या, हाँ क्या था, तो बोला मैं जानता हूं कि bm बाय mc का रेशियो क्या हो जाएगा, ab बाय ac। तो ये सम और ये सम एग्जैक्टली सेम है। इसमें मिड पॉइंट लगेगा, इसमें सेक्शन लगेगा। मिड पॉइंट भी सेक्शन नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम m निकाल सकते हो, m निकाल सकते हो, तो खेला खत्म हो गया। ठीक है, किसी को लिखना है तो कौन सा सैटरडे? हाँ 6:30 क्या क्लास है? देख लेना, ये तो ऑनलाइन पे ही रहता है, ऑनलाइन तो रहेगा। या क्या बोलते हैं, बैच चेंज करना है तो उसमें भी आ सकता है, देख लेना, मिला के देख लेना। हाँ, जो भी कर सकता है ऑनलाइन तो रहेगा ही। और कोशिश करूंगा इस वीक तो, नेक्स्ट वीक तो मैं, पूजा का छुट्टी है इसलिए, मगर पूजा के खत्म होते होते एक मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं। अगर मुझे कोई सही मायने में बता देगी, हाँ ठीक है। जैसे पीडीएफ के लिए किसी ने मुझे कहा है कि मल्टीमीडिया बोर्ड लेने से पीडीएफ आ जाएगा, जो लिखूंगा उसका पीडीएफ आ जाता है, देखता हूँ। ठीक है, और फिर उसका एक प्राइस रेंज का भी देखना होगा कि बहुत ज्यादा होने से तो फिर मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मल्टीमीडिया बोर्ड छोटा बहुत होता है, मुझे बोर्ड थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। द पॉइंट 1,3 and 5,1
are the opposite vertices of rectangle. The other two vertices lying on y is equal to twice x plus c. Find c and remaining vertices. थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। अच्छी बजने वाला। The point 1, 3 and 5, 1 are opposite vertices of rectangle. The other two vertices lies on it. Now find c and remaining angles. Diagram बना दो ना। बोलोगे? बोल सकते हो, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लंबा चीज नहीं है। कैसे निकालूं सी, कैसे निकालूं? बोलो सी कैसे निकालूं? सर वो स्लोप्स निकाल सकते हैं दोनों साइड्स का, वो परपेंडिकुलर होगा, उससे एक रिलेशन। सी निकालना है, सी में तो स्लोप का जरूरत नहीं है। वो वाला कुछ और कैसे? इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है? ये क्या किसी का इक्वेशन है? ए सी, ए बी, ए डी, बी सी, किसी का इक्वेशन है ये? किसका? वो तो गया डीबी का है। थोड़ी देर पहले तो तुम लोगों ने पैराग्राम का एक प्रॉपर्टी मुझे बताया। क्या बताया? कि अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूं, क्या बताया था? तो ये जो पॉइंट एम होता है, क्या एम निकाल सकते हो? कैसे? समझ में? तो यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, अंग्रेजी को मैथ्स में चेंज करना और सोचना है, ठीक है? मैं टीवीएस में इस टाइप के सम्स दूंगा। हाँ, तो मतलब देखो, अननेसेसरी उस टाइप के सम्स की 2 पॉइंट दे दिया है, लाइन निकालो, वो तुम सब लोग निकाल सकते हो। हाँ, तो कुछ पॉइंट देके हो सकता है मैं ऐसे सम्स दे दूं तुम लोगों को, जहाँ पे तुम्हें सोचना होगा थोड़ा सा, तो ट्राई करोगे थोड़ा सा। तो m का वैल्यू क्या हो गया? 5 + 1/2 कितना होगा? 3, और 3 + 1/2 कितना है? 2। तो अब 3, 2 c निकला, हाँ या ना? क्योंकि ये से क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पुटअप करने से कितना मिला था? 2 = 3 2 6 + c, ऐसे ही लिख देना है यहीं पे। हाँ, किसी को डाउट है तो बोलेगा। अब क्या निकालना है सर? अदर टू वर्टिसेस। ये कैसे निकाल लो? ये तो मुझे भी सोचना होगा, ये कैसे निकालना। हाँ, अब एक चीज तो हो गया कि a का वैल्यू मुझे। अच्छा, सेकंड बात, हाँ मैंने ये चीज तुम लोग को देखा है, कंजूसी नहीं करोगे। सर कंजूसी का मतलब कई बार एक ही जगह, यहाँ पे हो सकता है एक जगह सोच पाओ, कई बार तुम एक चीज निकाल लेते हो, नया डायग्राम बनाओगे वैल्यू डाल के। समझ में आ गया? तो एक ही डायग्राम में बहुत हॉचपॉच मत कर देना, सोचने में मुश्किल होता है। तुम्हें वैल्यू -4 है, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है मेरा, क्योंकि वो तो होता है भैया, तुम जानते हो। तो ऐसा -4, तुम्हें m का वैल्यू पता है। ये वैल्यू कितना आया? ये वैल्यू तुम्हारे पास आया 3,2। मुझे b निकालना है। तो b किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का? b जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का? AB और BC। AB और BC। AB और, तो इसमें से नहीं, मुझे जैसे BD का तो मालूम चल गया इक्वेशन, तो क्या मैं AC का इक्वेशन निकाल सकता हूं? ठीक है, AC का इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्या मैं BC का इक्वेशन निकाल सकता हूं? BC का इक्वेशन निकाल सकता हूं। मुझे m पता था। एक चीज, ठीक है, B को अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा लूंगा, हो तो गया था। B को अगर अल्फा कॉमा बीटा लोगे तो एक स्लोप से रिलेशन आएगा क्या? B को अगर मैं अल्फा बीटा ले लूं तो क्या एक रिलेशन आएगा? स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? और एक रिलेशन कहां से आएगा? ये किसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ AB कितना है? बीटा -3/α - 1 BC
बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, ये निकालना तुम्हारा काम है पहला वाला। और एक रिलेशन कहां से आएगा? बी अल्फा बीटा कहां पे लाई कर रहा है? सर y y is जोन equal समझ to में आ रहा है? plus- हाँ सर। हाँ सर। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक आएगा। देखो आएगा या नहीं? बीटा स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्यों आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आने से दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू क्यों आया? हाँ, एक बी के लिए और एक किसके लिए अपोजिट आया? वर्टेक्स तो ऑटोमेटिकली डी के लिए आ जाएगा। समझ में आया? लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलेंगे। तो इस टाइप से सोचना है, ठीक है? तो ये आज का लास्ट सम है। नेक्स्ट क्लास आते हैं, ठीक है? थ्योरी ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट क्लास अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? जा जा जा। किसी का क्लास होने से थोड़ा जल्दी भी निकल सकते हो, ठीक है? हाँ। सर